सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में हो गया, तो डायरेक्टर, डायरेक्टर की भी अलग अलग कैपेसिटी होती है। डायरेक्टर की चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, फुल टाइम डायरेक्टर है, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। कंपनी एक्ट में, कंपनी एक्ट किसी ने 2013 पढ़ा होगा, वहां पे कंपनी में पढ़ा होगा कि कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं डायरेक्टर के। जो डायरेक्टर की क्या कैटेगरी है, वो फुल टाइम डायरेक्टर है उस कंपनी का, मैनेजिंग डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट, किस फॉर्म का डायरेक्टर है। तो उस डायरेक्टर के फॉर्म के अकॉर्डिंग भी उसकी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप देखी जाती है, और उसके अकॉर्डिंग जो उसको रेम्युनरेशन पे होती है उस पे बात होती है कि उस पे जीएसटी लगेगा या जीएसटी नहीं लगेगा। ये बहुत ही जो है प्रॉब्लमेटिक इशू था कि कौन से डायरेक्टर की कैपेसिटी पे जो है उस पे जीएसटी लगाया जाएगा, और कौन सा जो है शेड्यूल 3 की एक्सेप्शन में आ जाएगा। तो उसको उसको जो है सर्कुलर के थ्रू जो है बाद में क्लैरिफाई किया गया। तो इसको भी हम वन बाय वन समझेंगे कि कौन कौन से डायरेक्टर को किस किस तरीके से लेवी होती है। और जब हम डायरेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले कहेंगे वेदर, वेदर ऑल द डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, कंपनी का एमडी जो होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, इज अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। क्या वो डायरेक्टर जो है वो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेगी कि वो एम्प्लॉय एज अ एम्प्लॉय कंपनी का है या किस तरीके से उसकी जो है कैटेगराइजेशन है, उस पर डिपेंड करेगा जीएसटी लेवी होगा या वो शेड्यूल जो है वो एक्सेप्शन में फॉल करता है। और जीएसटी लेवी होगा, अगर वो जीएसटी लेवी होगा तो ये हमें ध्यान में रखना है कि उस केसेस में जीएसटी जो है वो खुद नहीं बेयर करता। ऐसे केसेस में आरसीएम के अंदर इसकी लाइबिलिटी आ जाती है। सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, सर्विस कौन दे रहा है, डायरेक्टर दे रहा है उस कंपनी को। सर्विस प्रोवाइडर कौन है, डायरेक्टर है उस कंपनी के लिए। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर जो है, अगर जीएसटी लेवी होता है, उस केस की बात कर रहे हैं हम, अगर जीएसटी लेवी होता है तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर वो उस पर जीएसटी नहीं देगा। जो कंपनी है जिसको वो सर्विस दे रहा है, वो कंपनी एज अ सर्विस रेसिपिएंट जो है उस पे आरसीएम पे जो है उस पे करेगी, आरसीएम पे अपनी जीएसटी लाइबिलिटी पे करेगी, वो कंपनी पे करेगी, और उसका उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा। हमने रिवर्स चार्ज और नॉर्मल चार्ज दोनों हम समझ चुके हैं। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वहां पे हमने दोनों देख लिए थे कि रिवर्स चार्ज क्या होता है और नॉर्मल, नॉर्मल के केस में क्या होता है। नॉर्मल में सर्विस प्रोवाइडर जो है वो जीएसटी पे करता है, और अगर आरसीएम में केस आ गया तो सर्विस रेसिपिएंट जो है उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी जीएसटी पे करने की। तो यहाँ पे जहां पे भी जीएसटी की लाइबिलिटी इंकर्ड हो जाएगी, वहां पे कौन पे करेगा, वो डायरेक्टर पे नहीं करेगा, वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस प्रोवाइडर है। लेकिन वहां पे सर्विस प्रोवाइडर पे नहीं करेगा, सर्विस रेसिपिएंट जो कि कंपनी है वो पे करेगी। तो अब हम पहले केस की बात करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर के केस में, वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिलेशनशिप, क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो ऐसे केसेस में जीएसटी पे बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड होगा कि किस तरीके से उनका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ हुआ है उस कंपनी के साथ। वो एमडी जो है वो उसको माना जाएगा कि वो जो है एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो उसको रेम्युनरेशन मिलेगी, जो उसको रेम्युनरेशन मिलेगी, उस डायरेक्टर ने, एमडी ऑफ द कंपनी ने सर्विसेज दी उस कंपनी को, ठीक है, वो रेम्युनरेशन मिलती है डायरेक्टर को। तो डायरेक्टर को जो रेम्युनरेशन मिलेगी उस एमडी को, वो वहां पे वो उसको एम्प्लॉय का दरिया नहीं दिया जाएगा, दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, उसकी जो जीएसटी की लाइब्रेरी बन गई उसके ऊपर, वो खुद एज अ सर्विस प्रोवाइडर पे नहीं करेगा, कंपनी को जो है उस रेम्युनरेशन के ऊपर जो है जीएसटी पे करना होगा, उसको क्रेडिट भी ले लेगी। तो वहां पे कहता है हु इज लाइबल, कौन लाइबल होगा, कंपनी लाइबल होगी। हर केसेस में यहाँ पे कंपनी लाइबल होगी, एक इंडिविजुअल जो एमडी या जो भी डायरेक्टर है वो लाइबल नहीं होगा। तो मतलब ऐसा नहीं है उसको रजिस्ट्रेशन लेके जीएसटी पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी। कंपनी जो कि हो सकता है वो खुद ही कंपनी तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, तो वहां पे कंपनी जो है वो अपने वो जीएसटी की लाइबिलिटी बियर करेगी। वोल टाइम डायरेक्टर, वोल टाइम डायरेक्टर, इसको नॉर्मल कैपेसिटी पे यस माना गया, मतलब एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अगर एम्प्लॉय है तो एक्सेप्शन में आ गया, तो जीएसटी से बाहर हो गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, ये अलग अलग फॉर्म की डायरेक्टरशिप होती है। ये कंपनी एक्ट जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ आएगा कि वोल टाइम डायरेक्टर किसे कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर किसे कहते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या करते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे अगर हम कहें तो यहाँ पे तो एक टर्म्स है, लेकिन वहां पे
जहाँ पे ये कंपनी एक्ट पढ़े, तो वहाँ पे डायरेक्टर की अलग-अलग फॉर्म्स की अलग-अलग बातें हैं कि किस तरीके से कब उसको मैनेजिंग डायरेक्टर कहा जाएगा, कब उसको फुल टाइम डायरेक्टर कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो अलग-अलग कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग जो है जीएसटी की क्या एप्लीकेबिलिटी है, वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो उस केसेस में जो है उसको भी जो है एम्प्लॉयी ऑफ द कंपनी माना जाएगा, वहाँ पे भी जो है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वहाँ पे एम्प्लॉयी ऑफ द कंपनी नहीं है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव रहते हैं, इनका कभी-कभी काम होता है, तो ये इनको जो रेम्युनरेशन मिलेगी, वो जो है उस पे जीएसटी लगेगा, तो कौन बेयर करेगी? कंपनी को ही जीएसटी आरसीएम में पे करना पड़ेगा। ये सब जो कंपनी पे कर रही है अंडर आरसीएम ही करेगी, है ना? क्योंकि रेसिपिएंट है, कंपनी कौन है? कंपनी तो रेसिपिएंट है, सर्विस रेसिपिएंट। और ये सब कौन है? ये सर्विस प्रोवाइडर है। ये सर्विस प्रोवाइडर हो गया। तो इसी तरीके से तो लास्ट प्रोवाइडर हमारा बच गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो है बाहर पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, इसको जो है मीटिंग सब जो है अटेंड करनी होती है। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो भी रेगुलर नहीं होता। तो ऐसे केसेस में जब वो जाएगा, तो वो अपनी सिटिंग फी के लिए एलिजिबल होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिटिंग फी वगैरह मिलती है, तो वहाँ पे उसके उसको जो बनेगा, उस पे जो है जीएसटी की लेवी होगी। तो जीएसटी की लेवी जो है कौन बेयर करेगा? कंपनी बेयर करेगी, मतलब कंपनी पे करेगी और कंपनी उसका क्रेडिट ले लेगी। जब ये एक इश्यू था कि किस तरीके से जो है इसको डायरेक्टर की रेम्युनरेशन को डील करना है, तो डायरेक्टर की रेम्युनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि कब-कब, कैसे-कैसे इसके ऊपर जीएसटी की एम्बिट रखनी है। तो सर्कुलर नंबर 140 इश्यू हुआ था 10 जून 2020 को। लास्ट ईयर की बात है, 10 जून 2020 को जो है सर्कुलर आया था इसके ऊपर, रेम्युनरेशन पेड टू द डायरेक्टर। तो उसके रिगार्डिंग जो चर्चा है वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर दी है कि क्या वो सर्कुलर से इफ़ेक्ट पड़ा इस जीएसटी ऑन डायरेक्टर रेम्युनरेशन के ऊपर। तो डायरेक्टर जो हमने अलग-अलग कैपेसिटी की बात करी, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, जो हमने लास्ट वाली कैटेगरी रखी ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा तो वहाँ पे टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, हमने ऊपर ही बात कर ली कि टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी होगा, अंडर आरसीएम बेसिस पे टैक्सेबल होगा। ठीक है? एज़ पर सेक्शन 149(6) ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, क्योंकि इसकी जो डायरेक्टरशिप की बातें हैं, सारी कंपनी एक्ट की बातें करी गई हैं। ये कंपनी एक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। हमें यहाँ पे जीएसटी में इसकी टैक्सेबिलिटी समझनी है कि इनमें टैक्सेबल जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। सिर्फ़ इतनी सी चीज़ है कि जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो हमें पता है ये आरसीएम में फ़ॉल करेगा। ठीक है ना? लगेगा तो आरसीएम में फ़ॉल करेगा। सिर्फ़ देखने वाली बात है कि लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सेक्शन 149(6) सबसेक्शन 6 ऑफ कंपनी एक्ट बताता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी का एम्प्लॉयी नहीं होता। सेक्शन 149(6) बताता है कौन से एक्ट एक्ट का? कंपनी एक्ट 2013 का। कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 149(6) रेफर करोगे, वहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉयी नहीं है। अब एम्प्लॉयी नहीं है तो हमें सीधा-सीधा पता लग गया, एम्प्लॉयी नहीं है तो वहाँ पे जो भी उसको मिलेगी सिटिंग फी वगैरह उसके ऊपर जो है जीएसटी लगेगा। सीधी-सी बात आ गई। तो लगेगा तो कौन टैक्स किसके ऊपर टैक्सेबल होगा? कंपनी जो है ऑन द बेसिस ऑफ आरसीएम उसको पे कर देगी, राइट? अब बात करते हैं अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हमने अलग-अलग कैटेगरी की बात करी ना ऊपर। तो अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कर लिया। अब अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में अब हमें ये देखना है कि रेम्युनरेशन पेड टू द डायरेक्टर जो उसमें हम टीडीएस काट रहे हैं, वो अंडर सेक्शन 192 काट रहे हैं। अब हमें पता है कि अंडर सेक्शन 192 किस पे काटते हैं हम? सैलरी पे काटते हैं। इनकम टैक्स का 192 सेक्शन किसका है? सैलरी का, टीडीएस ऑन सैलरी का सेक्शन है ये। तो टीडीएस ऑन सैलरी काट रहे हैं, तो हमारा जो है इसका मतलब सैलरी पे काट रहे हैं, तो एम्प्लॉयी को सैलरी दे रहे हैं और एम्प्लॉयी को सैलरी दे रहे हैं, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशनशिप हो गया। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशनशिप हो गया, तो हमारा शेड्यूल 3 में कवर हो गया। शेड्यूल 3 में क्या बात करता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। कौन सी ट्रांज़ैक्शन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ऐसे केसेज़ में जो है वहाँ पे इस पे कवर हो गया, अगर 192 पे काट रहा है तो वहाँ पे उस पे फिर जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर 194 जे पे काट रहा है, अगर प्रोफ़ेशनल पे काट रहा है, 194 जे किसका सेक्शन होता है? प्रोफ़ेशनल्स का। प्रोफ़ेशनल होता है ना, प्रोफ़ेशनल फी का क्या सेक्शन होता है? 194 जे, टीडीएस ऑन प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़।
तो वहाँ पे उस केसेस में क्या होगा, प्रोफेशनल सर्विसेज है, तो मतलब जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी नहीं है, एम्प्लॉयी एम्प्लॉयी नहीं है, तो जो है टैक्सेबल होगा, मतलब जीएसटी लगेगा, और जीएसटी लगेगा तो कौन लेवी करेगा, किसके ऊपर लेवी होगा, कंपनी के ऊपर लेवी होगा ऑन आरसीएम बेसिस। ठीक है, समझ आ गया? इस तरीके से इसको क्लैरिफ़ाई किया गया सर्कुलर 140 के अंदर कि कौन से केसेस में जो है जीएसटी लगना है, कौन से केसेस पे नहीं लगना। उसने उसको जो है टीडीएस से लिंक कर दिया कि आप टीडीएस अगर इस पे डिडक्ट कर रहे हो इस पेमेंट पे, तो कौन-सी पेमेंट पे डिडक्ट कर रहे हो, वो पेमेंट वो 192 पे है, तो 192 पे है आपके सैलरी, इसका मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशनशिप है, इसलिए आप 192 पे टीडीएस काट रहे हो, तो वहाँ पे जो है, तो उस पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयीशिप है, तो वो बाहर हो गया। अगर आप नॉर्मल उसको रेम्युनरेशन दे रहे हो 194 जे पे उसका टीडीएस काट रहे हो, तो वो इसका मतलब जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशनशिप नहीं है, तो उस केस पे जो है जीएसटी भी दे दो। ठीक है? इसका हमने अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट किसका? शेड्यूल 1 का थर्ड पार्ट पराई की डेफिनिशन पर पहला वाला देख लिया परमानेंट डिस्पोजेबल, पी आर देख लिया रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी को ही आज हमने एक्सटेंड किया, जहाँ पे हमने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का जो था उसको डिटेल में डिस्कस किया। अब आ रहे हैं हम थर्ड में, जहाँ पे हमने बात करी थी किसकी? प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल। जहाँ हमने पीआर ए था ना, ए हमने एजेंट के उससे वो किया था। यहाँ पे प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, जहाँ पे उसने अपॉइंट किया था सेलिंग एजेंट। हमने एग्जांपल लिया था, एक कंपनी ने सेलिंग एजेंट अपॉइंट किया कि भैया तुम जो है मुझे मेरा माल सेल कराओ, तुम्हारी 10% कमीशन। हमने एग्जांपल लिया था ना इसका। और ऐसे ही हमने बाइंग एजेंट के बारे में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने कहा था कि उसको प्रिंसिपल ने एक एजेंट अपॉइंट कर लिया कि मुझे आप इस रेट पे ये कमोडिटीज प्रोवाइड करा दो, ए बी सी डी डी करके हमने कमोडिटीज ली थी, आपने ये प्रोवाइड करा दिया, तो जिस कम प्राइस पे उसने अपनी लिस्टिंग प्राइस दे दी कि इस प्राइस पे आप अवेलेबल करा दो कहीं से भी, तो आपके पास आपको हम 5% कमीशन दे देंगे। हमने दोनों एग्जांपल देखे थे ना इसके ऊपर। तो इस पे जो सप्लाई होएगी वो भी, क्योंकि वो जो है विदाउट वैल्यू होगी, विदाउट कंसिडरेशन होगी इनकी मूवमेंट, प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल विदाउट जीएसटी होगी, तो वो भी जो है शेड्यूल 1 में कवर कर गई, उसके ऊपर भी जीएसटी लेवी होगा। ये भी हमने पढ़ा था थर्ड पॉइंट में। उसके बाद आई, पर आई की लास्ट, आई में हमने क्या पढ़ा था? इम्पोर्ट और सर्विसेज, जहाँ पे हमने इसको रिलेट किया था 71 बी से, कि 71 बी में भी हम इम्पोर्ट ऑफ सर्विस पढ़ रहे हैं, और पर शेड्यूल 1 मतलब सेक्शन 71 सी के जो शेड्यूल 1 है उसके पॉइंट नंबर 4 पे भी हम इम्पोर्ट ऑफ सर्विस पढ़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे फ़र्क क्या था? हमने फ़र्क डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे रिलेटेड पार्टी जो कि आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है उससे हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब रिलेटेड पार्टी से इम्पोर्ट कर रहे हैं, और शेड्यूल 3 में यहाँ पे फॉल करता है, शेड्यूल 3 में। इसका मतलब हम विदाउट कंसिडरेशन हम वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं। हम विदाउट कंसिडरेशन, कोई हमारी एंटिटी है, कोई रिलेटेड पार्टी है जिसका हमने स्टेक ले रखा है या उसने हमारा स्टेक ले रखा है, हम रिलेटेड पार्टी हो गए। एक पार्टी यूएस में है या हम इंडिया में है, ठीक है? हमने उसका स्टेक ले लिया 50% या मतलब ऊपर 25% लिखा था, हमने मान ज़्यादा मान लेते हैं, हमने 30% उसका उसका स्टेक ले लिया या उसने हमारा स्टेक ले लिया, हम दोनों रिलेटेड पार्टी हो गए। तो ऐसे केसेस में हम उससे हम सर्विस ले रहे हैं कोई, और विदाउट कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं है, हम उससे सर्विस ले रहे हैं, तो वहाँ पे शेड्यूल 3 कवर कर देगा और उसके ऊपर जीएसटी लगा देगा। फ़र्क क्या था ऊपर वाले में? 71 बी में क्या था? वहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ सर्विस था, वो किसी से भी था। वहाँ पे रिलेटेड पार्टी की बात नहीं थी, और वहाँ पे कंसिडरेशन था। वहाँ पे कंसिडरेशन था, यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोबारा यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया है। अब मैं ये भी बता देता हूँ, दोनों को यहाँ पे अलग से लिख दिया गया है कि हमने 2 बार इम्पोर्ट ऑफ सर्विस पढ़ी, 71 बी में और 71 सी में। तो दोनों इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर फ़र्क क्या है? ये वाली इम्पोर्ट ऑफ सर्विस और ये वाली इम्पोर्ट ऑफ सर्विस जो कि रिलेटेड पार्टी को है, तो उस केसेस में दोनों में फ़र्क क्या है? पहली वाली जो 71 बी में हमने ऊपर पढ़ी, वो थी विथ कंसिडरेशन, वो थी विथ कंसिडरेशन। अब और ये जो 71 सी में है, इसका मतलब ये 71 सी में है, मतलब ये शेड्यूल 1 में है। शेड्यूल 1 में है, तो इसका मतलब ये कौन-सी है? विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 में कौन-सी होती है? 4 आइटम कौन-सी हैं? विदाउट कंसिडरेशन वाली। पहला फ़र्क ये निकल के आ गया कंसिडरेशन का, और दूसरा फ़र्क हमें क्या ध्यान में रखना है? वहाँ पे बिज़नेस पर्पज़ नहीं था, वहाँ पे लिखा था वेदर और नॉट, वेदर और
नॉट इन रिलेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वेदर और नॉट, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे नहीं हो। हमने एग्जांपल लिया था मिस्टर ए बाहर से जो OIDR सर्विस ले रहा था, 80 रुपए, $1 पे किया था, 80 रुपए, याद है ना कल का? तो वो कंसिडरेशन थी, वहां पे कंसिडरेशन थी और बिजनेस पर्पस नहीं था। वहां पे उसने मान लेते हैं नेटफ्लिक्स सर्विस ली, बाहर पेमेंट कर दी उसने, डॉलर में पेमेंट कर दी, ठीक है, अपनी मूवी देखने के लिए उसने पेमेंट कर दी, वो 71B में फॉल कर जाएगा। 71C में क्या था, दो रिलेटेड पार्टी हैं, कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन वो जो है फॉर बिजनेस पर्पस यहाँ पे भी लिखा हुआ है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो वहां पे यहाँ पे बिजनेस नेसेसरी हो गया। तो ये दो फर्क दोनों के, दोनों में इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में हमें ध्यान रखने हैं कि कौन सा फॉर्म है जहाँ पे या वो कौन सा केस है, वो 71B में आएगा या वो 71C में आएगा। ठीक है, दोनों एकदम वाइस वर्सा है। यहाँ पे विद कंसिडरेशन है, ये विदाउट कंसिडरेशन है। यहाँ पे बिजनेस नहीं चाहिए, यहाँ पे बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अलग से जो है लिख के चार्ट फॉर्म में बना के डाल दिया है ताकि इजिली समझ आ जाए। ठीक है ना? मतलब कल की जो एक्सटेंड, जहाँ-जहाँ कोरिलेशन हो सकता है, जहाँ से उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा समझाना है, जहाँ पे हमने डायरेक्टरशिप, एम्प्लॉयर-एम्प्लॉयर रिलेशनशिप को समझना है, वो जो उसका एक्सटेंसिव कल का जो पार्ट है, वो हम साथ-साथ उसको डिस्कस करते चल रहे हैं और पुराना हम साथ में रिवाइज़ करते चल रहे हैं। तो 2 पार्ट आज हमारे सप्लाई के इकट्ठे कवर हो रहे हैं, जहाँ पे हम पुराना कल वाला भी रिवाइज़ कर रहे हैं और साथ-साथ उसके नए-नए एग्ज़ाम्पल भी कवर कर रहे हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा हमने उसके ऊपर? सेक्शन 7(1)(a) पढ़ा था हमने कल, लास्ट में हमने रिवाइज भी किया था उसको परसों। लास्ट में हमने जब रिवाइज भी किया था तो हमने वहां पे पूरी इमेज बनाई थी कि सेक्शन 7 होगा, सेक्शन 7 में सेक्शन 7(1)(a)(b)(c), सेक्शन 7(1)(c) में कौन सा आएगा? शेड्यूल 1 आएगा। उसके बाद 7(1)(a) में आए थे, 7(1)(a) में कौन सा था? शेड्यूल 2 था। फिर 7(2) सेक्शन 7(2) में आए थे तो वहां पे शेड्यूल 3 था। हमने ऐसे इमेज बनाई थी ना कल, तो वही इमेज अगर माइंड में है तो इजीली इसको कोरिलेट होगा और वही इमेज उसी को चार्ट फॉर्म में लास्ट में मैंने दोबारा बना दिया है ताकि इसको हम लास्ट में यहाँ पे रिवाइज करके चलेंगे कि हमने, हमारे को छप जाए ये हम लास्ट में इसको समराइज भी कर लेंगे। ठीक है, दोबारा आ रहा हूँ, हम 7(1)(a) अब बात कर रहे हैं। हम सेक्शन 7(1) कवर कर दिया, अब 7(1)(a) की बारी। 7(1)(a) में क्या था? शेड्यूल 2 की ट्रांजेक्शन। शेड्यूल 2 क्या बताता था कि कौन सी सप्लाई ऑफ गुड्स होगी और कौन सी सप्लाई ऑफ सर्विसेज होंगी, वो स्पेसिफाई कर देता था ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ यही सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं, ये जस्ट क्लियर करने के लिए कुछ आइटम्स, कुछ एक्टिविटीज जो है शेड्यूल 2 में डाल दी ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये आपकी ट्रांजेक्शन है, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लो और ये वाली ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विस मान लो। और इसके अलावा जो होंगी वो एज पर गुड्स और सर्विस की जो उनसे डेफिनेशन है उसमें देखेंगे कि ये गुड्स में फॉल कर रहा है तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो गई, अगर ये सर्विसेज में फॉल कर रहा है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गई। ठीक है, अब हम सेक्शन 7(1) देख रहे हैं जहां हमने बात करी थी वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई in accordance with the provision of subsection 1, they shall be treated either supply of goods या फिर supply of service। या तो supply of goods माना जाएगा या supply of service माना जाएगा। शेड्यूल 2 में कवर करी गई। ये जो सेक्शन 7(1) है, पहले ये सेक्शन 7(1)(d) था। जब स्टार्टिंग में इसको बेयर एक्ट को जब स्टार्टिंग में 2017 में इसका बेयर एक्ट जब पड़ा था तो वहां पे ये सेक्शन 7(1)(d) में ट्रांजेक्शन कवर होती थी। इस सेक्शन 7(1)(d) को जो है हटा दिया गया और यही बात यहाँ पे मैंने लिख दिया अलग से कि ये सेक्शन 7(1)(d) में थी, नाउ इट्स जो है ये ट्रांसफर कर दी गई है, इस 7(1)(a) सेक्शन बना दिया है। सेक्शन 7(1)(d) कोई नहीं है, जो डी में थी उसको 1A कर दिया अलग से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने रेफरेंस के लिए डाल दिया, अगर याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो इतना रेफरेंस नहीं है। हमें नई चीज याद रखनी है कि नई क्या है, सेक्शन 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c के बाद 7(1)(a), 1A, 1A है, 1A इकट्ठे हो गया और यहाँ पे 1A इकट्ठे है ना, ये 1A इकट्ठे है। और वैसे क्या था, सेक्शन 7(1) क्लॉज ए, दोनों में फर्क है ना। ये सेक्शन 7(1)(a) है, यहाँ पे ये सेक्शन 7(1), सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, दोनों में फर्क पता होना चाहिए। फिर हमने शेड्यूल 2 में कौन कौन सी पढ़ी थी? सबसे पहले ट्रांसफर की बात करी थी। ट्रांसफर में टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो रहा है तो हमने उसको कह दिया था कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स होंगी। ठीक है, जहाँ पे टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा, हमने इसका क्रक्स पार्ट क्या निकाला था, जहाँ पे पोजेशन दिया जा रहा है, टाइटल ट्रांसफर नहीं है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। और जहाँ पे
पोज़ेशन या टाइटल ही ट्रांसफ़र हो गया, ओह सॉरी टाइट जहाँ पे ओनरशिप या टाइटल ट्रांसफ़र हो गया, वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। तो ये हमारा हमने यहाँ पे सप्लाई टाइटल ट्रांसफ़र हो गया था, ये सब इसको गुड्स मान लिया था। यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स, राइट्स दिए गए थे, पोज़ेशन दिया गया था, तो वो सर्विस मान ली गई थी। तो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स, तो यहाँ पे टाइटल इन गुड्स अंडर द एग्रीमेंट हमने जहाँ पे सेल एग्रीमेंट वाला एग्ज़ाम्पल लिया था, कल का ध्यान है ना? यहाँ पे रेफ़रेंस दे रहा हूँ मैं दोबारा से, डिटेल में हमने कल डिस्कस किया हुआ है। तो वहाँ पे जो मेन पार्ट है वो मैं दोबारा रिवाइज़ करा रहा हूँ कि टाइटल टाइटल ट्रांसफ़र है यहाँ पे भी इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे और उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था आगे फर्दर? उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की बात करी थी, जहाँ पे लीज़ वगैरह में दी है, तो लीज़ वगैरह में दिया है तो हमने जो है उसको ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करी, उसको सिर्फ़ जो है परमिशन दी है और हमें उसको पोज़ेशन दिया है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस। तो 2 पार्ट है यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है? ये सप्लाई ऑफ गुड्स, इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे और सप्लाई ऑफ सर्विस। यहाँ पे मैं जोन से हो रहे हैं उसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है? साथ-साथ। तो लीज़ वाला हमारा क्या बना? तो वो बना सप्लाई ऑफ सर्विस और हमने उसके बाद देखा लीज़ रेंटिंग और यानी वो चाहे वो कमर्शियल रेज़िडेंशियल में हो कमर्शियल में हो, रे इंडस्ट्रियल में हो, रेज़िडेंशियल में हो, तो वो सारा का सारा क्या था? सप्लाई ऑफ सर्विस था। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस के बारे में जो हमने बात करी थी, जहाँ पे हमने जॉब वर्क के रिगार्डिंग बात करी थी, तो वहाँ पे जॉब वर्क को क्या कहा गया था? जॉब वर्क को क्या कहा गया था? सप्लाई ऑफ सर्विस कहा गया था। हमने इसको एग्ज़ाम्पल लिया था, प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को दिया, जॉब वर्कर उसको प्रोसेस करके जो है द दाने से वो मोल्ड बना देगा, तो उस केस में क्या वो अपनी प्रोसेसिंग चार्ज ले लेगा, ये सारी डिस्कशन करी थी ना? तो वो किसमें आएगा? वो सर्विसेज़ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ बिज़नेस एसेट के रिगार्डिंग हमने कहाँ पे पराई में भी बात करी पहले पॉइंट में परमानेंट, वो तो अलग था। यहाँ पे क्या बताता है वो कि यहाँ पे क्या बात करता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या सप्लाई ऑफ सर्विस। यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है वो बिज़नेस एसेट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना? यहाँ ट्रांसफर एसेट हो बिज़नेस एसेट हो रहा है। अगर वो परमानेंटली ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे हमने बात करी थी कि वो परमानेंटली उसको ट्रांसफर कर दिया तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा और अगर उसने उसको जो हमने ए से बी वाला एग्जांपल लिया था कि भई इसको ले जा मुझे नहीं चाहिए, परमानेंटली दे दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन वो जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। लेकिन उसने कहा कि भई तू ऐसा कर इसको ले जा, इसका किराया देते रहिए, ओनरशिप मेरी होएगी। बिल उसने क्या काटा, उसने सर्विस का वो काटेगा बिल कुछ किसमें, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तू मुझे जो है ये मशीन जिसकी हमने वैल्यू उस केस में लगाई थी ना, जब उसने सप्लाई के लिए हमने वैल्यूएशन टूल में 5 लाख की मशीन उसने खरीदी थी, 3 लाख की हमने वैल्यूएशन लगाई थी, एग्जांपल ध्यान है ना? तो यहाँ पे अगर वो उसी मशीनरी को कहता है कि भैया तू मेरे को 8,000 रुपए महीना दे दियो, तू मशीनरी रख ले, तू काम कराते रह, मेरे को नहीं मैं काम बंद कर रहा हूँ, तो ये तू मेरे को 8,000 रुपए महीना दे दियो। ऐसे केस में क्या हुआ उसने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी, तो वो क्या था वो सप्लाई ऑफ सर्विस था। हमने दोनों केसेस में ध्यान से देखा था ना ये चीज़ें कि किस तरीके से क्या फ़र्क पड़ेगा। वहाँ पे एक एक केस ये भी पढ़ा था इफ द ओनर सीज़ेज़ टू बी टैक्सेबल पर्सन, जहाँ पे टैक्सेबल पर्सन होना वो बंद हो जाता है। उस दिन के बाद हमने 2 फ़र्क बनाए थे कि यहाँ पे वो जीएसटी के लेवी से बाहर आ गया, तो उस केसेस में 2 एक्सेप्शन थे। अगर वो किसी को ट्रांसफ़र करता है ऑन द गोइंग कंसर्न बेसिस, तो वहाँ पे अलग और रिप्रेजेंटेटिव एसएससी को दे रहा है, तो उस केसेस में उसपे जीएसटी की लेवी नहीं होगी। अदरवाइज़ इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा और उस गुड्स के हिसाब से उसके ऊपर लेवी होगी। ये वाला एग्ज़ाम्पल भी हमने डिस्कस किया था। सप्लाई ऑफ सर्विस के अलग से 2 कैटेगरीज़ बताई थी कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उस वो जो है सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो भी क्या मानी जाएगी, वहाँ पे क्या माना जाएगा उसको सर्विस माना जाएगा, सर्विस माना जाएगा। यहाँ पे पूरी बात लिखी थी कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन सिविल स्ट्रक्चर, पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडेड टू सेल टू द बायर वोली और पार्टली। इसको हमने क्रक्स जब इसका निकाला था, जहाँ पे हमने ये कंडीशन देखी थी कि इफ आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी व्हिचएवर इज अर्लियर, ये कंडीशन किस तरीके से होती है हमने डिस्कस भी करा हुआ है कि उससे पहले फर्स्ट ऑक्यूपेंसी फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इससे पहले क्या होगा, इससे पहले जीएसटी लगेगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इसकी रजिस्ट्री होगी, इसके बाद इस पे स्टैम्प ड्यूटी पे होगी। ये हमने डिस्कस किया हुआ है ना, पहले जीएसटी बनने के बाद जो है स्टैम्प ड्यूटी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जस्ट क्लैरिफाई किया हुआ है कि कौन-कौन सी जो है ये सप्लाई ऑफ सर्विस के ही पार्ट, यहाँ पे सप्ला पहले तो ऊपर उसने अलग-अलग फॉर्म में बताया कि गुड्स के अंदर आएगा या सर्विस के आएगा, फिर 5th पॉइंट में उसने हेडिंग ही दे दी कि ये जो है सारी की सारी सप्लाई ऑफ सर्विस होंगी। तो यहाँ पे टेम्परेरी ट्रांसफर, नाम ही बता रहा है टेम्परेरी ट्रांसफर,
ठीक है, टेम्परेरी दे रहा है तो वो क्या था, सप्लाई ऑफ सर्विस थी। डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग ये सब आईटी सॉफ्टवेयर इसका क्या था, ये सबको क्या मानेंगे, इन सब डेवलपमेंट कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहा है, उसको चेंज कर रहा है, कस्टमाइज़ कर रहा है, अडैप्टेशन आईटी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये सारी सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएँगी। तो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग हमने कहा था ना कि प्रॉब्लम भी क्रिएट होती थी जब हमने स्टार्टिंग में बात भी करी थी इसकी, तो यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया गया कि इसको जो है सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है ना? हमने देखा था ना जब डिस्कस कर रहे थे कि पुराने लॉ, नए लॉ में फ़र्क क्या है, क्यों क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, तो वहाँ पे हमने इसका एग्ज़ाम्पल भी लिया था सॉफ्टवेयर का, जिसने वहाँ पे अटेंड किया था वो ध्यान होगा उनको। तो अब उसके बाद हमने बात करी थी एग्रीइंग और ऑब्लिगेशन कोई काम ना करने के अगर मिल रहे हैं तो। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल लिया था एक नई टेलीकॉम कंपनी आ जाती है तो उसको उसको उसके आने से जो है बाकी कंपनी को इफ़ेक्ट होगा। तो ऐसे केसेज़ में उसको जो अमाउंट मिल रहा है वो क्या माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो हमने अलग-अलग एग्ज़ाम्पल लेके चले थे ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स कोई भी अलग गुड्स कोई फर्नीचर यूज़ करने के लिए राइट दे रहा है, फर्नीचर लीज़ पे दे रहा है, हम फर्नीचर लीज़ पे ले रहे हैं तो ऐसे केसेस में हमें सिर्फ उसका ओनरशिप नहीं मिल रही, खाली राइट मिल रहा है। तो वो सारे जो है क्या बन जाएँगे वो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएँगे। इसके बाद कंपोज़िट सप्लाई को क्लैरिफ़ाई किया गया था। कंपोज़िट सप्लाई में 2 को जो है क्लैरिफ़ाई किया गया था। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को जहाँ पे हमने ठेकेदार को ठेका दे दिया कि भैया फ्लोर बना के देगा तू। अब फ्लोर बना के वो कहता है मैं 20 लाख रुपए लूँगा 1 फ्लोर का। उस फ्लोर के 20 लाख रुपए बनाने में सॉरी मटेरियल भी उसी का होगा लेबर भी उसी की होगी। उसको क्या कहते हैं कंपोज़िट सप्लाई, जहाँ पे गुड्स मतलब मटेरियल प्लस सर्विसेज़ मतलब लेबर। तो दोनों के दोनों उस पे होंगी, तो उसको हम मानेंगे इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस। और ये बनने से पहले का हो रहा है तो इस पे जीएसटी लेवी होगा ना, ऊपर हमने एग्ज़ाम्पल लिया था, अभी तो ये बन रहा होगा तो जीएसटी लगेगा। इसके बाद हमने रेस्टोरेंट सर्विसेज़ का एग्ज़ाम्पल लिया था जहाँ पे हम फूड, ड्रिंकिंग के साथ वो जो है वहाँ पे हम गुड्स गुड्स तो कंज़्यूम कर ही रहे हैं, साथ में जो है वेटर वगैरह की सर्विसेज़ ले रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों को क्लैरिफ़ाई कर दिया था कि रेस्टोरेंट की सर्विसेज़ है, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है ना? वहाँ पे भी उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कंपोज़िट में 2 चीज़ों को क्लैरिफ़ाई किया गया था, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज़ दोनों हैं, उसको कहा था सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर हमने एक लास्ट पॉइंट देखा था लास्ट पॉइंट में क्या बताया था? सप्लाई ऑफ गुड्स ब बताया दिया था कि इसको गुड्स माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। उसमें क्या था? ए अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन जो कि हमने रेजिडेंशियल आरडब्ल्यूए रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का एग्ज़ाम्पल लिया था। पूरे मोहल्ले से जो है पेमेंट इकट्ठी क मेंबर से पेमेंट लेते हैं हर महीने। वो हमने एग्ज़ाम्पल लिया था कि जो है ₹100 महीना या फिर ₹1000 महीना वो ले रहे हैं 100 घर से। तो ऐसे करके हम उसका हर महीने का 1 लाख रुपए का कलेक्शन है। तो यहाँ पे वो जो है मेंबर्स को के ऊप वो जो कलेक्शन है वो कहीं न कहीं मेंबर पे यूज़ होना है। तो वो जो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन जहाँ पे आरडब्ल्यूए का एग्ज़ाम्पल लिया था हमने, वो जो फैसिलिटीज़ वो जो सब जो है सप्लाई कर रही हैं, जो सप्लाई दे रही हैं मेंबर्स को फैसिलिटीज़ दे रही हैं, तो वो माना जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो ये हमने जो है इसका लास्ट पार्ट कवर किया था शेड्यूल 2 का, जहाँ पे वो क्लैरिफ़ाई करता है कि कौन-सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स होंगी और कौन-सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विसेज़ होंगी। ये क्लैरिफ़ाई करता था। अब इसके बाद हू डूज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई वो किसमें बताता था कि ये सप्लाई नहीं होंगी। कौन से में बताता था? कौन से में बताता था कि सप्लाई नहीं होंगी? हमने सेक्शन 7 पढ़ लिया 7(1) पढ़ लिया, 771 ए पढ़ लिया, 71 का सी क्लॉज़ जो था वो बताता था शेड्यूल 1 इसका से 7(1) जो बताता था वो शेड्यूल 2 बताता था और नेक्स्ट सेक्शन जो होगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 वो क्या बताएगा? वो बताएगा शेड्यूल 3 और शेड्यूल 3 हमें क्या बताता था? जो कि ना सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ना सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, मतलब उसपे जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे यही बात करता है एज़ पर सेक्शन 7(2) ऑफ सीजीएसटी सप्लाई एक्सक्लूड कौन-कौन सी होंगी? उसमें शेड्यूल 3 के साथ-साथ एक ऑप्शन और दे दिया था कि एक्टिव कोई ऐसी ट्रांज़ैक्शन और एक्टिविटीज़ जो कि गवर्नमेंट को लगता है कि ये भी जो है इस पे भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए, तो वो अलग से जो है उसको नोटिफ़ाई कर सकती है। वो अलग से उसको नोटिफ़ाई कर सकती है। वो तो पार्ट बी में था और मेन जो था शेड्यूल 3 में कौन-कौन सी एक्टिविटी ऑलरेडी है, वो हमने डिस्कस करी थी, जिसको नेगेटिव लिस्ट भी बोला जाता है।
इसको नेगेटिव लिस्ट के नाम से भी बोला जाता है। ये नेगेटिव लिस्ट है, मतलब इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो इसमें सबसे पहले कौन-सी थी? एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयी, ये हमने ऊपर ऑलरेडी चर्चा कर ली है, आज तो हमने इसके एग्ज़ाम्पल भी कर लिए हैं। कहाँ पे? जहाँ पे वो एम्प्लॉयर-एम्प्लॉयी रिलेशनशिप हो गया, तो वो शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा। हम कह रहे थे ना बार-बार, तो शेड्यूल 3 में आ गया, तो शेड्यूल 3 में आ गया, इसका मतलब नो जीएसटी। शेड्यूल 3 में जो भी आएगी वहाँ पे नो जीएसटी में आ जाएगी। हमने उसके बाद बात करी थी सर्विस जो कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल की सर्विसेज़ लेते हैं, वो भी जो है, जो हमें न्याय देती है, उनका काम होता है जस्टिस देना, तो वहाँ पे भी उनकी सर्विसेज़ भी जो है शेड्यूल 3 में फ़ॉल करती है, वहाँ पे भी जीएसटी नहीं लगता। जो एमएलए, एमपी वगैरह की जो सर्विस होती है, जो इनको रेम्युनरेशन मिलता है, वो भी जो है शेड्यूल 3 में फ़ॉल करता है। फ़नरल, ब्यूरेनियल, ये सारी जो सर्विसेज़ होती है मरने के बाद की, तो एम्बुलेंस वगैरह चाहे कोई भी सर्विस हो आफ्टर आफ्टर डेथ, जो डिजीज़्ड पर्सन को के रिगार्ड में जो दी जाती हैं, वो भी इसमें कवर होती है, वहाँ पे भी जो है जीएसटी नहीं लगता। उसके बाद हमने 2 एक्सेप्शन और पढ़ी थी, कौन-कौन सी? सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, ये मैंने इम्पोर्टेंट मार्क कराई थी, ध्यान हो तो लास्ट में हमने यही पार्ट कवर किया था। तो वहाँ पे सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग जो हमने कवर करी थी, तो सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग में मैंने कहा था कि ये सेल ऑफ लैंड में भी जीएसटी नहीं लगेगा, सेल ऑफ बिल्डिंग में भी जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जो शेड्यूल 2 के अंदर पैराग्राफ 5 क्लॉज़ बी, जिस जहाँ पे हमने बात करी थी, दोबारा रेफ़र करा देता हूँ, वैसे हमने उसमें डिटेल में डिस्कस करी थी। शेड्यूल ये जो पैराग्राफ 5 बी में, यहाँ पे कौन-सी एक्टिविटी कवर थी? जहाँ पे फर्स्ट का ऑक्यूपेंसी से या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले की जो एक्टिविटी थी, इसके ऊपर हमने बात करी थी कि यहाँ पे जीएसटी लगेगा, यहाँ पे जीएसटी लगेगा। इसलिए जीएसटी लगाना था, तो इसलिए शेड्यूल 3 से इसको बाहर करना था। इसलिए वहाँ पे लिख दिया एक्सेप्ट, इसलिए वहाँ पे लिख दिया एक्सेप्ट शेड्यूल 3 का पैराग्राफ 5 का पॉइंट नंबर बी। ये वहाँ पे एक्सेप्ट पार्ट में डाल दिया था। मैंने अब दिखाया भी था बेयर एक्ट में किस तरीके से ये लिखा हुआ है वहाँ पे। ये ईज़ी फॉर्म में नोट्स बनाए हुए हैं, तो इसको थोड़ा-सा ईज़ी यहाँ पे मैंने लैंड और बिल्डिंग को इकट्ठे करके एक्सेप्ट डाल दिया। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पार्ट में था एक्शनेबल क्लेम को हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने रेफरेंस लिया था गुड्स एंड सर्विसेज़ की डेफिनिशन का। जहाँ पे हमने गुड्स की डेफिनिशन जब हम पढ़ी थी, हमने कहा था गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। वहाँ पे 2 ही एक्सेप्शन थी। कौन-कौन सी एक्सेप्शन थी? मनी एंड सिक्योरिटी, 2 ही एक्सेप्शन थी और सेम 2 एक्सेप्शन जो थी वो किसमें थी? सर्विसेज़ में भी। मतलब मनी और सिक्योरिटी इज़ नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज़। उसपे भी जो है जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आ जाएगी। वो क्यों नहीं आएगी? वो इसलिए नहीं आएगी कि वो शेड्यूल 3 में तो नहीं है। वो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो गुड्स और सर्विसेज़ की डेफिनिशन में कवर नहीं होता। वो गुड्स भी नहीं है, वो सर्विसेज़ भी नहीं है, इसलिए वहाँ पे नहीं है। ठीक है ना? वो यहाँ पे शेड्यूल 3 की बात नहीं हो रही वहाँ पे, वो डेफिनेशन में ही गुड्स और सर्विसेज़ की जो डेफिनेशन है वहीं पे ही वो कवर नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन वहाँ पे गुड्स की डेफिनेशन में आगे जो ग्रीन पार्ट था, मैंने कल रेफरेंस कराई थी उसकी नोट्स भी दिखाए थे कि गुड्स की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। तो वहाँ पे गुड्स की डेफिनेशन में लिखा था इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम, मतलब गुड्स को जो है सॉरी एक्शनेबल क्लेम्स को जो है गुड्स माना गया है। एक्शनेबल क्लेम्स को है जो है गुड्स माना गया है, उसके ऊपर जीएसटी लगना था। गुड्स को पे कवर हो गया था वो, तो उसके ऊपर उसकी सप्लाई पे जीएसटी लगना था। लेकिन उसको शेड्यूल 3 में डाल के जो है एक्शनेबल क्लेम को बाहर कर दिया, लेकिन एक्शनेबल क्लेम को 100% बाहर नहीं किया, उसमें से कुछ पोर्शन छोड़ दिया। मतलब अदर देन जो रेड मार्क किया है, रेड मार्क के ऊपर इसका मतलब जीएसटी की जैसे ऊपर वाला रेड मार्क है, ये वाला रेड मार्क है, इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा ना? ये शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 मतलब नो जीएसटी की एक्सेप्शन है तो मतलब जीएसटी एप्लीकेबल होगा। समझ पा रहे हो ना? न एक्सेप्शन की एक्सेप्शन ये जीएसटी नॉर्मली क्या होता है जीएसटी लगता है। शेड्यूल 3 क्या है एक्सेप्शन है कि जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन उसकी भी एक्सेप्शन है तो इसका मतलब जीएसटी लगेगा। तो ये भी एक्सेप्शन में एप्लीकेबल इस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल था। हमने ऊपर रेफर भी कर लिया। तो इसी तरीके से ये भी एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है तो लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। तो ये एक्शनेबल क्लेम में बाकी किसी एक्शनेबल क्लेम में नहीं लगेगा एक्सेप्ट दिस, इसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इन दोनों के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, हमने डिस्कस किया था। उसके बाद सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 से इसमें और 2 पॉइंट ऐड करे गए थे।
2 चीज़ें और ऐड करी गई थी जिस पे जीएसटी जो कि शेड्यूल 3 में आ जाएगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। कौन-कौन सी थी? हमने डिस्कस करी थी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में अगर कोई सप्लाई हो रही है, हमने एग्ज़ाम्पल भी लिया था कि यूएस से कनाडा सप्लाई हो रही है, तो इंडिया का कोई मतलब नहीं बनता, तो वहाँ पे जो है इंडिया जीएसटी नहीं लगा सकता। लेकिन उस पे एक्सेप्शन थी, फिर ये जो रेड मार्क है, ये वाली क्या हो गई? ये एक्सेप्शन हो गई, मतलब अगर रेड मार्क में फ़ॉल कर गया, तो इसका मतलब फिर जो है जीएसटी लगेगा। रेड मार्क क्या कहता था? विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। अगर एक बाहर का हमने कहा था एक यूएस का सर्विस प्रोवाइडर है, एक कनाडा का सर्विस रेसिपिएंट है, दोनों के दोनों इंडिया से बाहर हैं, लेकिन वो कहता है सर्विस रेसिपिएंट सर्विस प्रोवाइडर को कहता है, ये जो गुड्स हैं आप इंडिया पहुँचा दो। ये जो गुड्स हैं वो आप इंडिया पहुँचा दो। जैसे ही इंडिया पहुँचा दो कहा, इंडिया के कान खुल गए और जीएसटी कहता भैया अब तो इंडिया में आ रहा है, तो हम तो जीएसटी लेंगे। तो ऐसे केसेस में हमने एग्ज़ाम्पल भी लेके चले थे ना, तो वहाँ पे वो वाला केस किसमें आ जाएगा? वो एक्सेप्शन में आ जाएगा मतलब उस पे जीएसटी लगेगा, अदरवाइज़ सर्विस प्रोवाइडर भी बाहर है, रेसिपिएंट भी बाहर है, तो जीएसटी का इंडिया को उससे कोई मतलब नहीं है। और जो 8 पॉइंट था, जहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल लिया था कि कनाडा से माल आ रहा था, कनाडा से माल आ ही रहा था कि वेयर हाउस पे हमने कहा था कि इंडिया के अंदर वेयर हाउस होता है, लेकिन वेयर हाउस के बाहर जब वेयर हाउस से छुड़वाते हैं, उस टाइम पे जो है हमें जीएसटी पे करना होता है। हमने एग्ज़ाम्पल भी लिया था, तो वहाँ पे जब वो माल माल वहाँ से छुड़वाएँगे, तो वहाँ पे जीएसटी पे करना था। लेकिन माल छुड़वाने से पहले ही जो इम्पोर्टर था उसने माल जो है एक्सपोर्ट कर दिया। बाहर से ही माल आया, वेयर हाउस में पड़ा था और एक्सपोर्ट कर दिया, तो उस केस में भी जो है जीएसटी नहीं लगेगा, वो भी शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा। बाहर से ही आया और बाहर ही चला गया। दोनों में फ़र्क था ए और बी में, यहाँ पे था बाहर से आया था और बाहर ही चला गया था। मैं दोबारा एक बार रेफ़र करा देता हूँ, मेबी अगर किसी को इसमें दिक्कत आ रही हो लेकिन कल किया हुआ है तो थोड़ा-सा फ़ास्ट कराऊँगा क्योंकि एक ही उस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएँगे। जो मेन पार्ट नए पार्ट ऐड हो रहे हैं वो ज़रूरी समझना है। जो रिपीटेड है उसमें ज़रूरी नहीं है ज़्यादा टाइम लगाया जाए। यहाँ हमने इंडिया लिया था, यहाँ हमने कहा था कि कनाडा से जो है माल जो है सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है? यहाँ पे इम्पोर्टर ये जो है बेसलाइन है, ठीक है? ये मान लेते हैं इंडिया यहाँ से इंडिया शुरू हो गया अंदर को, तो यहाँ वेयर हाउस होगा, तो यहाँ से माल इधर आया वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस में पड़ा है। जब हम वेयर हाउस से ये बंदा छुड़वाता है तो वहाँ पे वो आईजीएसटी पे करता है। हमने ये बात करी थी ना कि यहाँ पे वो आईजीएसटी पे करेगा जब वो माल छुड़वाने आएगा। लेकिन उसने छुड़वाने की जगह इस बंदे ने मिस्टर ए जिसने इम्पोर्ट कराया था इंडिया में, इसने छुड़ाने की जगह जो है यहाँ से ही यहीं से ही इसको जो है यूएस इसने कहीं बाहर जो है यहीं से ही सेल कर दिया। इसने अंदर को नहीं लाया, ये यहीं से ही बाहर सेल कर दिया यूएस में, ठीक है? तो ऐसे केसेस में क्या हो गया, वो शेड्यूल 3 में ट्रांज़ैक्शन कवर हो गई। जो ये क्योंकि क्या इसके पीछे रीज़न क्या था? हमने रीज़न भी डिस्कस किया था कि ये जब छुड़वाता तो ये आईजीएसटी पे करता इसके ऊपर, ठीक है? आईजीएसटी पे करता आरसीएम पे सर्विस रेसिपिएंट है ना ये सर्विस प्रोवाइडर ये था कनाडा में सर्विस प्रोवाइडर था, ये रेसिपिएंट है, तो रेसिपिएंट आरसीएम बेसिस पे जो है आईजीएसटी पे करता, लेकिन जब ये एक्सपोर्ट करता, तो ये एक्सपोर्ट करता ये विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स भी कर सकता है, तो उस केस में क्या होता है, इस आईजीएसटी जो पे किया होता है, उसका रिफंड मिल जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता, पहले वो पे करता, फिर उसी जो पे किया होता उसने अमाउंट, मान लेते हैं उसका आईजीएसटी यहाँ बना ₹10,000 पहले ये आई ₹10,000 पे करता और फिर ये दोबारा इस 10,000 का रिफंड लेता। तो इसलिए जो है पहले पे अगर उसने इस तरीके की ट्रांज़ैक्शन कर दी मतलब उसने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अगर उसी ने उसको वेयर हाउस से ही एक्सपोर्ट कर दिया, तो उस केसेस में उसको शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगी वो ट्रांज़ैक्शन और वो उसपे पे जीएसटी ही नहीं लगेगा। फिर हमने इसकी बात करी थी, इसको हमने उससे कोरिलेट किया था कि ए और बी में क्या फ़र्क है। जो अभी हमने ये ट्रांज़ैक्शन देखी, वो हमारी ए पार्ट में आती है और बी पार्ट में क्या फ़र्क थी। ए पार्ट पहले मैं दोबारा रिवाइज़ करा देता हूँ, सप्लाई ऑफ द वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लीयरिंग फॉर होम कंजम्पशन